बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़नी है दीदार इश्कम रिटन बाय अरीज शाह की लास्ट एपिसोड। तो इससे पहले आज वाकई लास्ट है और इंशाल्लाह लास्ट पूरी पढ़ के उठेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अमल अब्दुल का वो न्यू नावल नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे तो कोई वो डेवलपमेंट नहीं लगी वो कि कोई 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हो, तो मुझे वो लगी नहीं है। तो अगर वो कर लेंगे 3000 तो फिर जब पूरे होंगे तब भी होंगे, वो नावल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं दीदार इश्कम रिटन बाय अरीज शाह लास्ट एपिसोड। रात को क्या खाया तूने? ज़रूर तू बाहर से कुछ खा के आई है। पप्पो कब से डांटे जा रही थी। पप्पो मैंने कुछ नहीं खाया, बॉन जी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके गए थे। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और तूने मज़े से बाहर का खाना खाया। आरज़ू तो एहतियात क्यों नहीं करती है बेटा? तेरा 5वां महीना शुरू होने वाला है, तुझे एहतियात की ज़रूरत है और तू बहुत कमज़ोर है। इसलिए कहती थी तेरा अकेले इस घर में रहना ठीक नहीं, किसी बड़े की ज़रूरत है। लेकिन वो तेरा शौहर जब कोई बात माने तब ना। अभी वो इसे डांट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऑन को इसकी कॉल आई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान इसका फ़ोन बंद होने की वजह से इसका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। अब फ़ोन ऑन करते ही लगातार मैसेजेस इसे रिसीव हुए। इसके इतने सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल देखकर ऑन परेशान हो गया, इसलिए इसने जल्दी से घर आने का फ़ैसला किया। लेकिन घर आते ही यहाँ ज़ुबैदा को देखा तो मज़ीद परेशान हो गया। वो भैया, आरज़ू बाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो वो तो खुदा का शुक्र है इनकी पप्पो जी आ गई, वरना मैं तो बहुत घबरा गई थी। छोटी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उन परेशानी से अंदर आया। क्या आरज़ू, तुम ठीक तो? क्या हुआ था? तबीयत ख़राब हो गई थी तुम्हारी? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? हाँ फ़ोन किया था, वो मेरा फ़ोन बंद था, मैं मीटिंग में था। तुम ठीक हो ना? वो फिक्रमंदी से बगैर इसे बोलने का मौका दी बोल रहा था। जी मैं ठीक हूँ, पप्पो आ गई थी। वो कह रही थी जो कल रात हमने बाहर से खाना खाया, हमें नहीं खाना चाहिए था। हाँ बेटा, आरज़ू को एहतियात की ज़रूरत है, इसके साथ हर रोज़ कोई ना कोई होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा मैं आरज़ू को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। ज़ुबैदा भी बोली थी कि उन्होंने अपना हाथ उठाकर इन्हें बोलने से पास रखा। मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वो सर्द मोहरी से बोला। आप यहाँ तक आई, हमारे लिए तकलीफ़ उठाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऑन कह के ऊपर चला गया, जबकि आरज़ू पप्पो के सामने शर्मिंदा होकर रहेगी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, फ़ोन करूँगी अगर तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो बताना मुझे। पप्पो ने उठते हुए कहा। इतने में ऑन यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आ चुका था। किसके साथ जाएंगी आप? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बड़ा आसान है तेरा। अभी आसान ना करना, छड़ दूँ, अभी चली जाएगी। वो इन्हें कहता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो आरज़ू से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे कदम उठाती बाहर आई। आज इन्हें आरज़ू से मिले पूरा 1 महीना गुजर चुका था। न जाने क्या बात थी, इस दिन के बाद आरज़ू ने फ़ोन भी ना किया। शायद ऑन ने से बात करने से मना कर दिया होगा। ज़ुबैदा बहुत परेशान थी। इन्हें हर वक्त आरज़ू की परेशानी लगी रहती, जो इतनी कम उम्र में माँ बनने जा रही थी और कोई भी बड़ा इसके साथ नहीं था। माना कि ऑन का इसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ऐसे मामलात में ऑन भी कुछ नहीं समझता था। इन्होंने बहुत बार ऑन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा इनकी कॉल्स को इग्नोर कर देता। कई बार इनका दिल चाहा कि वो आरज़ू से मिलने के लिए घर चली जाए, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रख लेती। वो इनसे मिलना तो दूर, इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरज़ू भी इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखे, और वो आरज़ू से बार बार मिलकर इन दोनों में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। इन्हें यकीन था ऑन ने आरज़ू को इनसे बात करने से के लिए मना कर दिया होगा। 1 महीना गुजर चुका था, इसने पप्पो से बात नहीं की। इस दिन ऑन जब घर वापस आया तो सबसे पहले इसने एक बेहतरीन बड़ी उम्र की मुलाजमा का इंतज़ाम कराया, जिसकी गैर मौजूदगी में आरज़ू का ख्याल रखे। और इसका इंतज़ाम होने के बाद ऑन ने आरज़ू को यही ऑर्डर दिया कि आज के बाद पप्पो को कभी फ़ोन नहीं करेगी। इसे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इनसे रब्ता करे, ना कि अपनी पप्पो से। इन लोगों से दूर होकर अलग मकान में इसलिए रह रहा ताकि इन लोगों का साया भी इसकी ज़िंदगी पर ना पड़े। दर फिट्टे मुँह दे रहे थे। ऑन ने से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुखालफत हरगिज़ गवारा नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आरज़ू भी इनसे कोई ताल्लुक़ न रखे। आरज़ू ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से ना पलटा। कुत्ते दी दोम सिद्धि कितने हो सकती। इसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, जिसके एंड पे आरज़ू हमेशा हिम्मत हार के बैठ जाती। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कभी भी इससे लड़ नहीं पाती थी। ऑन की ऊंची आवाज़ के सामने इसकी आवाज़ दब जाती। न जाने कि उसे ऑन की ऊंची आवाज़ से डर लगता था। आरज़ू समझ गई कि वो ऑन से लड़ नहीं सकती, लेकिन नाराज़ तो हो सकती थी ना। वो 2 हफ्ते से इससे नाराज़ थी और रोज़ आकर इसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन आरज़ू ने ना मानने की कसम खा रखी थी। आजकल इसने एक ही रट लगाई थी कि इसे वापस इसी घर में जाकर रहना है। ऑनी से मनाने की कोशिश करता, जब बात से बाहर हो जाती तो चिल्लाना, गुस्सा करना शुरू कर देता। फिर खुद भी नाराज़ होकर बैठ जाता। लगे रहो कि तुझे ना छितरो चितरी होने दे रहो। फिर दूसरे दिन एक नए सिरे से इसे मनाने की कोशिश करता। ऑन ने गुस्से में आकर इसका नंबर बदल दिया। वो जानता था कि आरज़ू को कोई नंबर याद नहीं है, जिसकी वजह से अब वो पप्पो से बात भी नहीं कर पा रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस आप अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, आप बहुत कमज़ोर हैं। बाकी जिस तरह से आपके हस्बैंड ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेबी आ जाने के बाद इंशाल्लाह और भी ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਲੀ डॉक्टर
डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी आरजू से कहा तो वो बेसाख्ता शर्मा दी। फिर एक नज़र कमरे के बाहर देखा जहाँ ऑन इसका इंतजार कर था। वो सुबह ज़बरदस्ती से साथ लाया था, वरना वो तो इसके साथ हॉस्पिटल आने के लिए भी नखरे कर दिखा रही थी। ये बातें लगती कि ऑन के सामने इसके नखरे कम ही चलते थे। वो उठकर बाहर इसके पास आई। हो गया चेकअप, अब घर चले? आरजू ने मुँह बनाकर कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑन फिक्रमंदी से पूछा। क्या कहेगी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हूँ मैंने तो घर पर भी बोल दिया था। वो मुँह बनाती आगे चलती। इसकी नाराज़गी ऑन को बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ तो बताइए होगा डॉक्टर ने। ऑन ने इससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। कुछ नहीं कहा, बस इतने ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेबी भी हेल्दी है और अब आप मुझे घर छोड़कर जाएं अपने काम पर। आरजू ने मुंह फेरते हुए कहा तो मुस्कुरा दिया। लेकिन आज तो मैं सारा दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। एक मज़ेदार सा लंच करते हैं, फिर कहीं घूमने चलेंगे, ऑन ने ऑफ़र की। वैसे ऑन वगैरह वेला पुलिस वाला मैं कभी नहीं देखिया। अब आरजू अपना मुँह सीधा रखे तो ठीक, वरना थोड़ी देर के बाद ऑन को भी गुस्सा आ जाना था। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती ऑन जी, डॉक्टर ने मना किया। और वैसे भी पप्पा कहते हैं कि वो कुछ बोलने वाली थी। इसने ऑन की तरफ देखा जो संजीदा नज़रों से देख रहा था। पै गया ऑन दौरा। मतलब साफ था कि इनका जिक्र करके इसने ऑन का मूड ख़राब कर दिया था। खाना खाना होता आरजू, बाहर का या घर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया तो ठीक है, मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ और आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। ऑन ने आज अपने गुस्से को कंट्रोल करके इसे खुश करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आरजू कुछ बोल ना पाई। वो इसे लेकर घर आया और अपने कहे कहने मुताबिक इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाने लगा। आरजू जानती थी कि किचन का क्या हाल हो चुका होगा। बेचारी रेहाना आंटी और छोटी दोनों ने को इसने किचन से बाहर निकाल दिया। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह आरजू दे मेदे रहम करे तो उन्होंने अपने बंदे का खाना पहुँचाने की हिम्मत अता फरमाए। जबकि रेहाना आंटी की सोच कर सर पकड़ कर बैठ चुकी थी कि किचन का क्या हाल हो गया होगा। छोटी बैठकर अपने आने वाले काम को गिन रही थी। बाजी भैया जी को मना करे ना, इतना गंद फैला दिया हर तरफ, इसको समेटते समेटते 4 दिन लग जाएंगे। छोटी ने बेबसी से आकर इसकी मिन्नत की, जबकि वो जानती थी ऑन कर कुछ ठान ले तो इसे करके ही दम लेगा, भावें बाकी सारे जहान का टब्बर दा बेड़ा गर्क हो जाए। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंस्पेक्टर ऑन अच्छा खाना बना सकते हैं या नहीं, लेकिन खाना तो वो बना करेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद आरजू के सामने एक मज़ेदार सी डिश हाजिर थी। चलो आरजू खाओ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाया, अल्लाह करे खाना ला होवे। नहीं तो उदों तो की आरजू गई सी हस्पताल जरा हुन जाएगी ऑन दे हाथ का पकिया खा के। जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना। ऑन के स्पेशल ट्रीटमेंट से आरजू अपनी नाराज़गी भूल गई। ऑन ने अपने हाथ से नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला और वो एक्साइटेड सा होकर इसे देख रहा था कि आखिर इसने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, जबकि आरजू हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि ये नवाला अंदर चला जाए। हाय मैं समझ गया आरजू दे, लेकिन आरजू ना इसे खा पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑन ने आखिर इस डिश में ऐसा क्या डाला है। आखिर आरजू अपने महाज में कामयाब हुई। बताओ ना कैसा बना है, ऑन ने पूछा। लहजे में एक्साइटमेंट बरकरार थी। बहुत अच्छा, आरजू ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। होए होए, बंदा डा बेबस भी ना होवे किसी के सामने। सच में? रुक क्यों गई, और खाओ ना, ऑन ने एक और नवाला बनकर ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाला। इससे पहले कि आरजू से निकलने की कोशिश करती रेहाना आंटी हाथ में चीनी का डब्बा लेकर आई। सर जी आपने नमक की जगह चीनी डाल दी खाने में, रेहाना आंटी ने ऑन के सर पर धमाका करते हुए बताया। ऑन ने बेयकीनी से आरजू की तरफ देखा, जो बड़ी मुश्किल से ऑन का अपने मुंह में डाला हुआ नवाला छुपाने की कोशिश कर रही थी। ऑन हैरत से रेहाना को देख रहा था, जबकि वो शुक्रगुजार नज़रों से इन्हें देख रही थी। और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? इस पर ऑन ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। ये सब कुछ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी, ऑन ने दुख से कहा। खुदा के लिए आरजू, जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो मुझे बताया करो, इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी, ऑन ने समझाना चाहा। अगर मैं कहती कि अच्छा नहीं तो आपको बुरा लगता ना, वो मासूमियत से बोली। मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज के बाद तुम किसी बुरी चीज़ को अच्छा नहीं कहोगी। तुम इतने ख़राब खाने को किस तरह से खा रही थी? ऑन ने एक नज़र अपनी बनाई हुई डिश की तरफ देखा। उठाओ ये सब कुछ और कुछ अच्छा सा बना कर लाओ, इसने रेहाना को ऑर्डर दिया। तो पहले ही अपने नाज मानदा उन्होंने इसकी तकमील करते हुए फ़ौरन बर्तन उठा कर ले गई। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त था जब ऑन ने को फ़ोन किया। ठीक है सर, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ, ऑन ने फ़ोन रखते हुए कहा। न जाने क्या बात हुई थी, लेकिन आरजू बस इतना ही सुन पाई कि वो इसे इस वक्त अकेला छोड़ के जा रहा है। ऑन जी आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? रेहाना और छोटी के जाने के बाद वो अभी भी दरवाज़ा बंद करके आई थी, जब मौसम के खतरनाक इरादे देकर वो फ़ौरन अपने कमरे में ऑन के पास आई। सुनो आरजू, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। ऑन यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ा था। नहीं ऑन जी, बाहर बारिश होने वाली है, आप इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। ऑन जी मैं कैसे रहूँगी, प्लीज़ मत जाएं मुझे अकेला छोड़कर। देखिए बाहर बारिश होने वाली है। आरजू इसके जाने का सुनकर रोने वाली होगी। ओहो आरजू क्या हो गया तुम्हें? बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। थोड़ी देर तेरी, थोड़ी देर जब पाँव में पिछली जान निकल जाए। और मुझे तो लग रहा है कि बारिश भी सिर्फ आँख मचोली खेली, आज नहीं होगी बारिश, और अगर हो भी गई तो तब तक, जब तक ये शुरू होती है तब तक मैं वापस आ जाऊँगा, ऑन ने इसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं ऑन जी प्लीज़ आप नहीं जाएं, बस नहीं जाएं आप, मैंने कह दिया ना, आरजू ज़िद्दी अंदाज में बोली। आजकल बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी, डॉक्टर ने कहा था ऐसे वक्त में इसका चिड़चिड़ापन नॉर्मल है। इसकी वजह से ऑन भी बड़ी खुशी से इसके नखरे उठा रहा था। मेरी जान मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे प्यार से समझाते हुए बोला। अगर ऐसी बात होती तो मुझे रास्ते में पप्पो के घर छोड़ देना, वापसी पर मुझे अपने साथ ले आइएगा। आरजू ने हल पेश किया। इस पर ऑन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे साथ मसला क्या आरजू?
तुम्हारे पास हर बात का एक ही हल है। जब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा तो फिर इस बेफजूल जिद का क्या मतलब है? मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, आराम से दरवाज़ा बंद करो फिर जाकर सो जाओ। मेरे पास डुप्लीकेट की है, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल के आ जाऊँगा। इस बार वो थोड़ा सख्ती से बोला तो आरज़ू कुछ भी ना बोल पाई। मुँह ठीक करो अपना यार, जल्दी आ जाऊँगा, वो जाने से पहले एक बार फिर इसे प्यार से समझाते हुए बोला। तो आरज़ू ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि मौसम के ख़तरनाक तेवर देखकर वो और ज़्यादा डरने लगी थी। ऑन को गए हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि तेज़ बारिश शुरू होगी। वो जो पहले डर के बैठी थी बारिश की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही बिस्तर में घुस गई। या अल्लाह जी, बारिश बेशक होती रहे, कोई मसला नहीं, बस बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। वो दोनों हाथ जोड़े दुआ मांग रही थी जब अचानक तेज़ कड़कती बिजली की आवाज़ आई और इसके साथ ही आरज़ू की चीख बुलंद हुई। इसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और ऑन के नंबर पर फ़ोन करने लगी, लेकिन फ़ोन बजता रहा, ऑन ने नहीं उठाया। ऑन जी प्लीज़ फ़ोन उठाइए, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। या अल्लाह जी, ऑन जी को फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आरज़ू ने परेशानी से फिर से नंबर डायल करना शुरू किया, लेकिन फ़ोन करने के बाद भी ऑन ने फ़ोन ना उठाया। या अल्लाह जी, ऑन जी तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? बहुत कोशिश के बाद वह हिम्मत करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम साबित हुई क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी इसे नींद ना आई। बाहर हर थोड़ी देर के बाद कड़कती बिजली की आवाज़ आती और इसका नन्हा सा दिल कांप उठता। इसने डर कर एक बार फिर से ऑन को फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन 5-6 बार फ़ोन करने के बाद भी ऑन ने फ़ोन उठाया। जब अचानक लाइट चली गई और लाइट जाते ही आरज़ू का डर मज़ीद बढ़ गया। अब आंसू रोकना मुश्किल था, वो डर के मारे रोने लगी। रोते रोते इसने एक बार फिर से ऑन को फ़ोन मिलाना चाहा और हर बार की तरह ऑन ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। अब तो फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और अगर ऐसा हुआ तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ रुकना नामुमकिन है। टॉर्च तो नीचे वाले कमरे में है, नीचे वाले कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ बिजली कड़कने की आवाज़ भी कम आएगी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च चलाए नीचे की तरफ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सीढ़ियों के पास आई। अब इसने पहली सीढ़ी पर ही पैर रखा था जब इसका फ़ोन अचानक बंद हो गया और इसी वक्त बिजली कड़कने की वजह से आरज़ू डर कर पीछे वापस अपने कमरे में जाने लगी कि इसका पाँव फिसला, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पै गया से आपा मैं क्या सी ना ਇਹ ऑन ने ना अपनी अनाह दे विच अपना नुकसान कर लेना डंगर ज़माने देने। दर्द की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ी थी। इसने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई। एक बार फिर से इस आवाज़ में घर में आरज़ू की चीखों की आवाज़ गूंजी, लेकिन ये चीखें डर या खौफ की वजह से नहीं बल्कि इस दर्द की वजह से थी जो इस वक्त आरज़ू बर्दाश्त कर रही थी। ऑन ने जैसे अपना मोबाइल ऑन किया तो इसमें लातादाद आरज़ू के मैसेजेस थे, जिसे देखकर वो परेशान हो गई। यकीनन बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी, लेकिन अब बारिश काफ़ी कम हो चुकी थी। शायद अब तक तो वो सो भी चुकी, लेकिन ऑन के आने से पहले वो कभी नहीं सोती थी। तारे तो घर जा, तेन जो सरप्राइज़ मिलेगा ना, तेरी तबीयत वाश होएगी डंगर ज़माने दे। फिर बैठी अपनी अनाह दे विच। उमर मेरे साथ चलेगा या अकेले जाएगा? उमर की गाड़ी पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, जिसकी वजह से ऑन इसे पिक एंड ड्रॉप करने जा रहा था। यार छोड़ दे मुझे, आरज़ू भाभी के हाथ की चाय पिला दे। इस एसीपी ने तो आज दिमाग का दही करके रख दिया। भाभी के हाथ की चाय पीकर रिलैक्स हो जाऊंगा। उमर ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन यार मुझे तो पहले घर जाना है। ऑन ने कहा हाँ तो हम तेरे घर ही जा रहे हैं ना। उमर को कुछ समझना है, मैं इस घर की नहीं वो पुराने वाले घर की बात कर रहा हूँ। ऑन ने समझाया तो उमर बेसाख्ता मुस्कुराया। तो आज भी इसी घर को अपना घर मानता, पता है तुझे? कुछ चीज़ें और कुछ रिश्ते कभी नहीं बदल सकते। हम इन्हें दिल से उतारने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारे दिल में अपना घर पहले से बनाए बैठे होते हैं। जिन रिश्तों से तू जान छुड़ाकर भागना चाह रहा है ना, उनमें तेरे दिल में जगह बनाकर बैठे। इन रिश्तों से दामन बचाना इतना आसान नहीं। उमर ने आज भी इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। बस तेरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, बस आखिरी बार इस घर में जा रहा हूँ, आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर देने वाला। और ने गुस्से से इसकी बात काटी। आरज़ू कब से फ़ोन की जा रही थी, लेकिन पिछले आधे घंटे से इसने कोई फ़ोन नहीं किया था। आधे घंटे भी चौथे पई मरी दी भी तेनू हले घर जाना, यकीनन नाराज़ होगी। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन जेब में डाल चुका था। इसका इरादा घर जाकर ही आरज़ू को मनाने का था। चल तू जा, घंटे 2 घंटे बाद फिर आरज़ू तेन हमेशा वास्ते तेन दसेगी, फिर सारी ज़िंदगी की कबर से जाकर मनाता रही हूँ। बाकी सब कुछ तो ठीक है ऑन, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? उमर ने बताया। अभी तो बताया तुझे, आज मैं घर से हर रिश्ता तोड़ने आया। ऑन बताता हुआ अंदर आ गया तो उमर भी इसके पीछे है। अरे ऑन बेटा आओ ना, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? ज़ुबैदा तकरीबन भागते हुए इसके करीब आई। जब ऑन ने अपना हाथ उठाकर इन्हें कुछ भी बोलने से बाज रखा। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। इसने तमाम घर वालों की तरफ एक नज़र उठाकर देखा, जो थोड़ी देर पहले बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इनके घर में रात के वक्त चाय पी जाती थी। हम बैठ के बात करते हैं। ऑन ज़ुबैदा इतने दिनों के बाद इसे देखकर बहुत खुश थी, जबकि आरज़ू से इनका राब्ता अब ना होने के बराबर था, क्योंकि इस दिन के बाद वो आरज़ू से अब तक न मिल पाई और यहाँ ही फ़ोन पर कोई राब्ता था। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, ये पेपर्स देने आई। ये घर जो दादा ने मेरे नाम किया था, मैं वापस आपके शौहर आपके जेठ के नाम कर चुका हूँ। इन दोनों की जायदाद है, इन दोनों का हक बनता है। इस पर दादा ने गलत फैसला किया ये सब कुछ मेरे नाम करके, और अब इसे मैं ठीक करने जा रहा हूँ। आज से मेरा इस घर के लोगों से, ख़ास करके आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। चल तो अपने पुराने रिश्ते नाते तोड़ते, तेरा अगले भी टूटते ही पे है। और बिना किसी लिहाज के और ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज किसी के दिल पर खंजर की तरह चल रहे हैं, बोला मैं आपसे और आपके इस घर से अपना हर रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरी बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ना मुझसे आपका कोई रिश्ता, और ना ही मेरी बीवी और मेरे बच्चे से। बच्चा हूँ बच्चे का तो फेर ही है, शायद तेरा पता नहीं बचता कि नहीं बचता।
बेहतर होगा कि अब आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो। यकीनन आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। वो डायल को टेबल पर पटकता वहाँ से बाहर निकल चुका था, जबकि इसकी माँ वहीं ज़मीन पर बैठ के धाड़े मार मार के रोने लगी। आज इसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया था। वो जैसे यकीन था कि इनका बेटा लौट आएगा, मुझसे माँ कहकर पुकारेगा, उसे माफ़ कर देगा। सब पर पानी फिर चुका था, इनकी हर उम्मीद टूट चुकी थी। कौन साहब नु तो ये अक्ल आनी जी तो अपने तक गुजरेगी ना। सभी उदास थे। समीर और हारिस भागकर इनके करीब आए और इन निशानों से थाम कर अपने साथ लगाए। रुको, इसे रोको, इससे वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। खुदा के लिए रोको, हुन ना रोको, हुन जानते हो, कोई तो रोक लो इसे। ज़ुबैदा की आते हो सवाल दो, कोई तो रोक लो, लेकिन हुन जानते हो नो घर ने मार जाना जी तड़फती भी पीछे। इससे ज़ुबैदा के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। उमर को बेसाख्ता इन पर तरस है, लेकिन इनके पत्थर दिल बेटे को दिल ना पिघला। और ये तूने ठीक नहीं किया। उमर ना रह सका तो बोल पड़ा, बिल्कुल ठीक किया मैंने, और ज़रा बातें मत कर, चल तुझे आरज़ू के हाथ की चाय पिलाता। और इसकी बात की अहमियत दिए बगैर बोला और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। चल तेरा तो चाह दे नाल बहुत चंगा स्वागत होएगा। उमर का मूड सारे रास्ते ऑफ रहा। वजह तो ऑन जानता था, इसलिए पूछना इसने ज़रूरी ना समझा। यार वो लोग मेरे घर वाले हैं, खुदा के लिए इस तरह से मुंह बनाकर मत बैठ। तूने इनके साथ ठीक नहीं किया, उमर ने गुस्से से कहा। वो औरत जिसकी लायक थी मैंने इसे वही दिया। ज़बान संभाल के बात करो, तो अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, उमर गुस्से से बोला। हाँ जैसे तो तू तो अनजान है ना कि इस माँ ने मेरे साथ क्या किया। अब ऑन को भी गुस्सा आने लगा। ऑन तू कभी अपनी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा दूसरों की चीज़ों से गलतियाँ निकालने की कोशिश करता है। माना कि वो तुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन फिर भी तू आया ना। वो तेरी माँ है, इस दुनिया में इनसे तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। तो एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उमर अब भी इस पर गुस्सा कर रहा था। अब इस पर भी वही सिचुएशन आनी है जिन्होंने अपने बीवी के बच्चे के एक सिलेक्ट करना पैना। माँ वो हंसा, ऐसी होती है माँ। ऑन ने सर झटका। माँ माँ होती है, वो ऐसी वैसी नहीं होती। लेकिन सच तो यह है कि माँ की कदर सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ नहीं होती। उमर ने बेसाख्ता अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। और ने ना चाहते हुए भी इसे हर्ट किया था। तभी इसका घर आ गया। और ने बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई ना आया। आरज़ू ऊपर वाले कमरे में शायद सो चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, आरज़ू सो गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं अपने यार के लिए चाय बनाऊंगा। और ने इसका मूड ठीक करने के लिए कहा, अपनी जेब से डुप्लीकेट की निकाली। पुत्र तो अंदर तो चलते न सारियाँ चावा पीने वास्ते मिलनगियाँ। लेकिन दरवाज़ा खोलकर जैसे इन्होंने अंदर कदम रखा, उनको लगा जैसे इसका पूरा वजूद बेजान होने लगा। तू किसी दी बेबसी ते रिलैक्स रहा, हुण तेनों तो पता लगूगा। आरज़ू बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। वो दौड़कर इसके करीब आया, जबकि उमर अंदाज़ा लगा चुका था वो इन्हें सीढ़ियों से गिरी है, क्योंकि आधी सीढ़ियों पर इसका मोबाइल पड़ा था। ऑन लगता है भाभी सीढ़ियों से गिर गई, तो जल्दी से उठा कर बाहर ला, मैं गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ। तुसी चाय पी लो पहले बैठ के, उमर ने जल्दी से कहा। इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागा। आरज़ू तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। और उनको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। कैसे इस हालत में इसे अकेला छोड़ के जा सकता था, जबकि वो जानता है कि इसे बारिश से खौफ आता है। वो इसे उठाए बेचैनी से बाहर की तरफ भागा। एक डर, एक खौफ, सब कुछ खो देने का था। वो जो अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहा था, अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। वो भी इसकी नज़रों के सामने। न जाने आरज़ू कितनी देर से वहाँ नीचे पड़ी थी। तू पहले अपने बाकी दे रिश्ते खत्म करके आना, चढ़ पई सी तो मरन दे, फिर केड़ी गल। इतनी सर्दी और बारिश में आरज़ू की हालत न जाने कितनी देर से तकलीफ से तड़पती रही होगी वो। उमर ने गाड़ी फुल स्पीड में अस्पताल की तरफ बढ़ाई, और कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुँच चुके थे। देखिए पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, हमें डिलीवरी अब भी करनी होगी, आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ले डॉक्टर इसे दिलासा देती अंदर जाने लगी, जबकि ऑपरेशन का नाम सुनकर परेशान हो गया। डॉक्टर आपने तो नॉर्मल डिलीवरी केस बताया था, उन्होंने परेशानी से कहा। तेरे कारनामे ही इदा दे। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी केस होता अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती। ये सीढ़ियों से नीचे गिरी, डॉक्टर वक्त ज़ाया किए बगैर अंदर जा चुकी थी। जबकि ऑन की हालत से वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उमर का दिल चाहा कि वो मिसबा को यहाँ बुला ले, लेकिन मिसबा भी यहाँ क्या कर सकती थी। उमर अब खुद बहुत परेशान हो चुका था, जबकि उनका फ़ोन इसके हाथ में था। इसने बिना उनके बारे में सोचे उनके घर फ़ोन कर दिया। इसका फ़ोन देखते ही ज़ुबैदा बेगम ने फ़ोन उठा लिया। हेलो आंटी, प्लीज़ क्या आप इसी वक्त अस्पताल पहुँच सकती हैं? आरज़ू भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मुझे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आप यहाँ आ जाएँ तो, उमर ने बहुत इल्तिजाई लहजे में कहा। बेटा कौन से अस्पताल में? आरज़ू ठीक तो है ना? मैं बस अभी पहुँचती हूँ, ज़ुबैदा ने परेशानी से कहा। प्लीज़ आंटी आप जल्दी आ जाएँ। उमर ने अस्पताल के बारे में तफसील से बताते हुए बुलाया, जबकि उन परेशानी से बैठा हुआ था। वो जानता था बेशक वो कितना ही क्यों ना इनकार कर ले, इसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत है। अपने कहे के मुताबिक ज़ुबैदा और उसकी फैमिली कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुके थे। क्या वो आरज़ू को ठीक तो है ना? वो इन्होंने उमर से पूछने की बजाय ऑन से पूछा, तो शायद इन्हें इस वक्त इससे कोई शिकायत न थी। वो अपना रोना धोना, दुख तकलीफ भूलकर अपने बेटे की तकलीफ में शामिल हुई थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी ना बोल पाया। तो फिक्र मत कर ऑन बेटा, आरज़ू बिल्कुल ठीक होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। अभी वो इसे हौसला दे रही थी कि डॉक्टर बाहर आई। देखें इस वक्त हम सिर्फ एक ही को बचा सकते हैं, या बेबी को या मदर को। जल्दी से फैसला करें कि आप किसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। देखें अगर आप बच्चे को बचाना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी बीवी 7 मंथ प्रेग्नेंट है, और 7 मंथ चाइल्ड कभी कम ही आगे ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर फाइल और पेन इसके हाथ में पकड़ाती बाहर जाती वापस जा चुकी थी।
जबकि वो फाइल और पेन अपने हाथ में पकड़े बेयकीनी से सजाता हुआ देख रहा था। तेरे तेरे करतूत तो तेरे अगे आए। जी तेरी माँ वाली सिचुएशन तेरी बीबी के साथ हुई है, डंगर आदमिया। मेरी आरज़ू को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगा इसे। अम्मी अम्मी मेरी आरज़ू को कुछ नहीं होगा ना? वो इनका हाथ थाम कर किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। मैं अपनी आरज़ू को कुछ नहीं होने दूंगा। और ने एक पल में पेपर के खाली डब्बे में टेक लगा दी, साइन कर दिया था, जबकि नर्स इसके हाथ से पेपर खींच कर वापस अंदर भाग गई। बाबा मैंने ठीक किया ना? मैं इसको खो नहीं सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसने अपने साथ खड़े बाबा से पूछा। सालों पहले मैंने भी यही फैसला किया था लेकिन इस दिन ये मौजज़ा हुआ था कि 27 साल पहले मैंने भी यही फैसला किया था लेकिन इस दिन ये मौजज़ा हुआ कि तेरी माँ के साथ तू भी बच गया। बाबा ने प्यार से इसे पिचकारा, लेकिन वह बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। आरज़ू मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी ना? इसने कहा था। इसे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो मुझे तोहफ़ा देना चाहती थी। अम्मी अम्मी वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगी ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? और इनका हाथ हमें पूछ रहा था। शायद वो अपनी नाराज़गी, अपना सारा गम, सारा दुख भूल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था वो किसके सहारे बैठा। शायद वो ये भूल चुका था वो किसके कंधे पर सर रख के रो रहा है। ना मेरी जान, मेरा बच्चा, आरज़ू तुझसे नाराज़ नहीं होगी, तो फिक्र ना कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन जारी था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नर्स इसे खुशखबरी सुनाती वो वापस चली गई। जब ऑन ने बिना सोचे समझे ज़ुबैदा को अपने गले लगाया, जबकि बाकी डॉक्टरी कार्रवाई समीर और हारिस ने पूरी की थी। ऑन के इस मुश्किल वक्त में इसके सबसे बड़े सहारे बनकर इसके साथ खड़े हुए थे। शायद फैमिली होती इसलिए। ऑन ने कमरे में कदम रखा तो आरज़ू ने नज़रें फेर ली। पप्पो कह दीजिए इन्हें कि यहाँ से चले जाए, मुझे इनका चेहरा नहीं देखना। कैसे अपने बच्चे को मार सकते हैं? आज इनकी खुद साख्ता नफरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। कह दे इनसे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, भेजे नहीं यहाँ से, मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरज़ू अपना सारा डर और खौफ खिलाकर गुस्से से चिल्लाई थी। ऑन को यकीन नहीं आ रहा था कि आरज़ू से अपने ही बच्चे का कातिल कह रही थी। ऑन ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे समझाना चाहा, जबकि आरज़ू की इस बात पर इसे बहुत गुस्सा है। ऑन बेटा बाहर चलो, ये वक्त सही नहीं है। बाबा इसके करीब आकर कहने लगे। नहीं बाबा, वो देखे किस तरह से बात कर रही है ये, वो मुझसे, वो मुझे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है। ऑन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। बेटा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें ये तुम्हारी किसी बात को समझ पाए। प्लीज़ चलो यहाँ से। वो उसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले आए। ऑन ने आरज़ू से मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कोई बात नहीं सुन रही थी। इसका कहना था कि इसे ऑन से बात नहीं करनी। अगर वो अलग मकान में रहने की जिद ना करता तो ये सब कुछ ना होता। इसकी खुद साख्ता नफरत ने इनसे इनके बच्चे को दूर कर दिया था। क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए, और क्या हो गया। अगर इस दिन ऑन इसकी बात मानकर इसे ज़ुबैदा के पास छोड़ जाता तो शायद आज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक होता। इसे ऑन से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थी कि ऑन को अपना बच्चा खोने का बहुत दुख है, वो भी इसके गम में बराबर का शरीक है, लेकिन वो इसको इस तरह से माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर वो ऑन को इस तरह से माफ़ कर देती तो वो कभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता था। आरज़ू के पास ऑन को समझाने का ये आखिरी मौका था। वो जानती थी इसे आरज़ू की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो इसे अकेला छोड़ चुकी थी ताकि वो इन रिश्तों के बारे में सोचे, इनको समझने की कोशिश करे। और जब से आरज़ू दूर हुई थी वो घर वालों के करीब होता जा रहा था। शायद वो इनकी अहमियत को समझने लगा था, वरना वो आरज़ू से वापस घर चलने का कह चुका था, लेकिन वो इसे साफ इनकार कर चुकी थी। और लेवी ने कल लाई, इसने कहा था कि वापस इसके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही ऑन के साथ रहना चाहती। इन्हें घर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, तब से ऑन दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में सभी लोग ऑन का बहुत ख्याल रख रहे थे। सबका कहना था कि आरज़ू से माफ़ कर देगी। ऑन सुबह तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने लगा तो ज़ुबैदा ने ज़बरदस्ती नाश्ते के लिए रोक लिया। इसने बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबैदा ने इसकी एक ना सुनी, तो मजबूरन इसे नाश्ते के लिए बैठना पड़ा। बेटा वैसे मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया, लेकिन अगर तुम कुछ और खाना चाहो तो मैं भी बना देती हूँ, ज़ुबैदा ने बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं ये ठीक है, मैं खा लूँगा थैंक्स, ऑन ने मुरव्वतन कहा। तो पास बैठे बाबा मुस्कुराए। माँ को कौन थैंक्स बोलता है? इन्होंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप चुप रहे, मेरे मासूम बच्चे को सुकून से नाश्ता करने दे, सुबह सुबह इसके पीछे मत पड़ जाइएगा, ज़ुबैदा ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो बाबा मुस्कुरा दिए। मतलब बेटे के सामने शौहर की कोई अहमियत ही नहीं है? इन्होंने तायब्बू को देखकर कहा, तो वो भी मुस्कुराने लगे। बाबा आपको तो अपनी पड़ी है, आज तो अम्मी ने मेरे लिए भी पराठा नहीं बनाया, समीर ने बैठते हुए शिकायत की। ऑन अपने नाश्ते में मसरूफ़ अपनी हंसी दबा गया। अरे नहीं नहीं, मैं अभी बना देती, तुम मुँह मत बना, ज़ुबैदा ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं रहने दे, मैं आपके लाडले के साथ शेयर कर लूँगा, समीर ने कहते हुए ऑन की प्लेट से बिना पूछने की जहमत के खाना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन को इसकी हरकत बुरी न लगी। इन दोनों में कभी ऐसा रिश्ता नहीं रहा था कोई की प्लेट में खाते, लेकिन आज ऑन को पहली बार एहसास हुआ था कि वो इसका भाई है। समीर की इस हरकत पर वो भी मुस्कुराते हुए अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। समीर मुझे ज़रा मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, मैं बहुत दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, बाबा ने समीर को मुखातिब किया। बाबा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है, समीर ने आखिरी नवाला लेते हुए कहा। मैं छोड़ दूँ? ऑन ने उठते हुए पूछा। हाँ तो तुम्हें छोड़ोगे, और कौन छोड़ेगा? सुना नहीं जनाब की गाड़ी बीमार है, अस्पताल में पड़ी है, बाबा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तो मुस्कुराते हुए गाड़ी निकालने चला गया, जबकि समीर ने एक नज़र ज़ुबैदा की तरफ देखा, जो आरज़ू के कहने पर यह सब कुछ कर रहे थे। इन्हें आरज़ू ठीक लगी। ऑन को एक फ़ैमिली देने के लिए, एक फ़ैमिली का एतबार देने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। ऑन का रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन वो सिर्फ इनको छोड़ने के लिए साइड पर आया था। गाड़ी में ऑन ने 2-3 बार आरज़ू को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैसेज कर दिया, प्लीज़ खाना खा लेना। बाबा इसकी सारी हरकतें बहुत गौर से देख रहे थे। फ़ोन नहीं उठा रही वो?
बाबा ने आराम से पूछा तो ऑन ने देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। इसे वक्त तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। तुम्हारी माँ भी ऐसी नाराज़ होती है, बाबा ने कहा तो ऑन ने देखा। मैं और बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि तुम इसके नसीब की औलाद हो। मैंने इसे समझाया कि हम पहले 4 बच्चे संभालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी तो मैं इससे नाराज़ हो गया। लेकिन तुम्हारी माँ के लिए मेरी नाराज़गी से ज़्यादा तुम अहम थे। इसे तुम्हारी बहुत फ़िक्र थी, मैं अखराजात से घबरा गया था। मैं 4 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहा था। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो ज़िद पर अड़ गई। फिर तुम्हारी पैदाइश में तंगदस्ती की वजह से इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ या बच्चे में से बस एक को ही बचाया जा सकता है। ज़ुबैदा ने कहा कि इसका बच्चा बचा लिया जाए, लेकिन ज़ुबैदा मर जाती तो तुम 5 बच्चों को कैसे संभालता हूँ? मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता था। मैं एक बच्चे के लिए अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगा सकता था। मुझे तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों को भी पालना था। मैं मजबूर था। जब ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बचा लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ से ज़्यादा नहीं। बाबा फिर से मुस्कुराए। ऑन ने एक नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका गया। समीर बचपन से बहुत ज़्यादा डरपोक था, अक्सर नींद में जाग जाता था, पर कहीं कहीं दिन में इस डर में रहता। मैंने इस डॉक्टर से मशवरा लिया तो इन्होंने कहा कि वो डरपोक बच्चों में शामिल होता है। इसे हर वक्त माँ बाप की ज़रूरत है। इसका डर इसे एक कमज़ोर इंसान बना सकता है, जिसकी वजह से इसकी आगे की ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने और ज़ुबैदा ने तुम्हें तुम्हारे दादा के हवाले कर दिया और हम समीर पर ध्यान देने लगे। वो तुम्हें बहुत चाहते थे, हर वक्त तुम्हें अपने करीब रखते थे, जहाँ जाते तुम्हें अपने साथ लेकर जाते। बाबा ने मुस्कुराते बताया। इस बात में कोई शक नहीं था, दादा इसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनके होते हुए मैं कोई टेंशन नहीं थी तुम्हारी। वो तुम्हारे बहुत करीब थे और हमें पता भी नहीं चला कि हम कब तुमसे इतने दूर हो गए। बाबा के चेहरे की उदासियाँ उनको शर्मिंदा करके। कोई भी वालिदैन औलाद को जानबूझकर मारने की कोशिश नहीं करते और तुम हमें कातिल कहते हो, वो इसे मज़ीद शर्मिंदा करके। तुम पाँचों हमारे बच्चे हो, तुम सब हमारे लिए एक बराबर हो, ख़ास करके तुम जो सबसे छोटे थे। पर हमेशा वो सब कुछ करते जिससे मुझे गुस्सा आता और तुम अपनी गलतियों की वजह से मार खाते थे। बहुत अच्छे और शरीफ बच्चे नहीं थे, बल्कि बहुत शरारती बच्चे थे। क्या जाता अगर मेरी बात मानकर ख़ानदानी काम संभाल लेते, मैं यूनिफॉर्म पहन कर बैठ जाते। बैठे हो, बाबा ने इसकी यूनिफॉर्म पर चोट करते हुए कहा तो ऑन मुस्कुराया। अब गाड़ी वापस लेकर चलो, मेरे दोस्त का घर पीछे छूट गया। बाबा ने कहा तो ऑन ने पीछे देखा। वाकई घर बहुत पीछे छूट चुका था। शायद इनकी बातों में इसे समझ न आए। आपने बताया क्यों नहीं? वो मुंह बसोर कर बोला। क्योंकि और बहुत कुछ बताना था, ये ज़्यादा ज़रूरी था। बाबा मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे तो वो भी इनके पीछे गाड़ी से उतर कर इनके सामने और जल्दी से इनके सीने से लग गया। आई एम सॉरी बाबा, मैंने शायद बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन सबके लिए सॉरी। मुझे पता आप मुझे माफ़ कर देंगे। इनके सीने से लगा किसी बच्चे की तरह बोला था। बाबा ने इसे खुद में फेंचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। वो इसे अपने सीने से लगाए हुए कहा तो वो खुलकर मुस्कुराया। माफ़ी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो शाम का घर आया तो ज़ुबैदा किचन में कुछ कर रही थी। वो इनके पास किचन में आके उन्हें देखने लगा। क्या हुआ, और भूख लगी है? ज़ुबैदा ने फिक्रमंदी से पूछा तो ऑन ने हाँ में गर्दन हिलाई। मेरा बच्चा, मैं अभी रोटी डालती हूँ। वो जल्दी से आटा निकालने लगी। मैं खीर खाऊंगा, इसने फरमाइश की। हाँ मेरी जान, मैं अभी बनाती हूँ, ज़ुबैदा ने खुशी से कहा और इसके लिए खीर बनाने का सामान निकालने लगी। मैं आपको बहुत तंग करता हूँ ना, आप मुझसे कभी नाराज़ क्यों नहीं होती? इसके अचानक सवाल पर ज़ुबैदा ने इसकी तरफ देखा। अगर मैं तुमसे नाराज़ हो जाती तो तुम मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते। तुम तंग नहीं करते, तुम जब गुस्सा होते हो तो हमसे दूर चले जाते हो, फिर महीनों महीनों वापस लौट कर नहीं आते। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रह जाती। ज़ुबैदा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए बताया। थप्पड़ क्यों नहीं लगाती थी मुझे? लगा देती तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाती। थप्पड़ की तेन जुतियाँ पैनियाँ चाहिए सी, तू थप्पड़ की गल कर रहे हैं। आज इसका अंदाज़ बहुत अलग था। बाबा ने आते ही ने सुबह की सारी रोदात सुनाई थी। तेरी शक्ल बहुत मासूम थी, मारने का दिल नहीं करता था, कभी थप्पड़ नहीं लगाया तुझे, और तेरे दादा तो वैसे भी तुझे किसी को हाथ नहीं लगाने देते। ज़ुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा। इसके दादा की मोहब्बत तो इस घर में मिसाली थी, हर कोई इनकी मोहब्बत से वाकिफ़ था। जल्दी बनाए ना, मुझे भूख लगी है, ऑन ने कहा तो ज़ुबैदा ने जानते हुए भी अभी बहुत वक्त लगेगा खीर देखने लगी। बस थोड़ी देर में बन जाएगी। ज़ुबैदा ने मुस्कुरा कर इसे दिलासा दिया। तुम ऐसा करो, तब तक फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खीर तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप तैयार करें, तब तक मैं नहा के आता। और समीर को मत दिखाइएगा, वो भूखा सारी चट कर जाएगा। ये सारी मेरी है, मैं अकेला खाऊंगा। नदीद दाजिया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ माँ, लेकिन सुबह बाबा ने कहा कि माँ को भी कोई थैंक यू बोलता है, तो क्या फिर मैंने सोचा कि माँ को कोई सॉरी भी नहीं बोलता। और जाने से पहले बड़े प्यार से इनका गाल चूम कर गया। आरजू की कही हर बात सच साबित हुई थी। ऑन इन लोगों से दूर हुआ था तो वो लोग भी ऑन से दूर होने लगे। वो इसे एक फैमिली का एतमाद नहीं देते थे जिन पर वो भरोसा करे, लेकिन आरजू की बात मानकर वो सब ऑन के करीब आने लगे और ऑन भी इनके बहुत करीब आ चुका था। सब कुछ ठीक हो रहा था। वो अब सब में मिलकर हंसी खुशी रहने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो सबको समझ चुका था। वो सब भी इसका ख्याल रखने लगे थे और वो भी इनके साथ खुश था। उमर भी अब काफ़ी मुतमिन था। वो भी इसकी अक्ल ठिकाने लगने पर बहुत खुश था, लेकिन आरजू अब भी इससे नाराज़ थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो आरजू को कैसे मनाए। वो अब भी अलग कमरे में सोता था। इसका कहना था जब तक आरजू खुद इसे अपने कमरे में नहीं बुलाएगी वो कमरे में नहीं जाएगा। और आरजू इससे कुछ नहीं कहती थी, ना ही इससे बात करती थी और ना ही इसके अंदाज से वो नाराज़ लग रही थी। घर में सभी इसकी बेचैनी से वाकिफ़ थे, लेकिन बाबा का कहना था इन दोनों का पर्सनल मैटर है जिसमें कोई नहीं बोलेगा। और उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए इसको होते न। और उनको एहसास हो रहा था कि फ़ैमिली क्या है, इस फैमिली की अहमियत क्या है। शाम की चाय पर वो सबके साथ बैठकर बातें करता
ताया अब्बू और अब्बू के बचपन के किस्से सुनता, ताई अम्मी और अम्मी की बातें, हारिस और समीर की शरारतें, बड़े भाइयों की डांट, बहनों की फरमाइशें। वो कितने सालों से ये सब कुछ मिस कर रहा था। अक्सर और शाम को घर जल्दी आने लगा, किसी ने से नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त इन लोगों के साथ गुजारने लगा। उमर को जब से पता चला कि अपने घर वालों के साथ खुश है, वो शाम के बाद अक्सर इसकी ड्यूटी भी संभाल लेता। हारिस और समीर इसके साथ भी शरारतें करने लगे। कहने को वो इसके बड़े भाई थे, लेकिन अम्मी और बाबा हमेशा इन दोनों को डांटते रहते। कितने प्यारे थे इसके सब घर वाले, और वो इनसे दूर था। आज वो सब कुछ खोने की वजह से पछता रहा था। इन खुद साख्ता फासलों की वजह से इसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब और नहीं। लेकिन तेन अक्ल भी तो अपना नुकसान कराने तो बाद ही आई है। ऑन जा बिजली का बिल भर किया, भैया ने इसे मुखातिब किया। मैं तो कभी भी बिजली का भरने नहीं गया। वहाँ कौन करता था? ऑन समझ चुका था कि इनका इशारा दूसरे घर की तरफ था। वहाँ तो नौकर था, ऑन ने फ़ौरन जवाब दिया। हमारे बाप ने यहाँ कोई नौकर नहीं रखा हुआ। चल बेटा फटाफट से जाकर बिल भर किया। मगर भैया मुझे तो नहीं आता, ऑन ने परेशानी से कहा। डंगर अपने बैठ के अपने जायज़ कैश तो पाला जो जायज़ कैश में पैसे, लेकिन तुम्हारे पास तो पता नहीं जायज़ कैश भी है कि नहीं है, या अपने बैंक अकाउंट से पे कर दो। बेटा 2 महीने भरेगा तो तीसरे महीने खुद ही आ जाएगा, भैया ने मुस्कुराते हुए एक जिम्मेदारी दी थी। ऑन ने एक नज़र बिल की तरफ देखा, फिर दरवाजे के पीछे नीला दुपट्टा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई कि इसकी बेबी से बात करे या ना करे, लेकिन छुप छुप कर दीदार ज़रूर करती थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो पूरे 2 घंटे अखबार होने के बाद बिजली का बिल जमा करवा के आया। आओ ऑन, हम महरिश की शादी की बात करें, अनीसा ने इसे आते देखकर कहा। वो लोग काफ़ी वक्त से महरिश की बात चला रहे थे, फिर कुछ दिन पहले रिश्ता लेकर बाकायदा आए। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, अपने लोग हैं, बेटी खुश रहेगी। मुझे तो हसन बहुत अच्छा लगता है, ताया ने इसे मुखातिब किया। मुझे लगता है हमें हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम एक बार छानबीन कर लो, आखिर बड़े भाई हो तुम लोग, और अगर तुम लोग को मुनासिब लगे तो हम हाँ कर देंगे। ताया अब्बू सबको मुखातिब करते हुए बोले। हाँ हसन, है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार ठीक से छानबीन करके ही हाँ करेंगे, समीर ने कहा। और बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओह लो, वेले दिन में कोई काम। तायबू ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। वो इन्हें देखकर मुस्कुराया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, और इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बोला। मैरिज की शादी की सारी डेकोरेशन मैं और हारिस करेंगे, समीर ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को कुछ भी करने की। जरेश की शादी पर कितना बड़ा किया था तुमने, इसको डेकोरेशन कौन बोलता है? ओल्ड फैशन, कुछ तो यूनिक करो। ऑन हमारी तौहीन कर रहे हो, समीर को सदमा हुआ। वॉट एवर, ऑन ने इसे इग्नोर करते हुए फिर से अपनी बात शुरू की। ये सब कुछ मैं और उमर संभालेंगे, तुम अपनी डेकोरेशन अपने पास रखो। महरिश की शादी की सारी तैयारी मैं करूँगा। इसने दरवाजे से आती महरिश को देखकर कहा तो वो शर्मा के वापस अंदर चली गई। वो घर आया तो आरजू सबके साथ बैठी थी, वो भी साथ आकर बैठ गया। आरजू ने इससे कोई बात ना की, बल्कि वो तो हानिया के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। बाबा इससे बातें करने लगे, जबकि इसका सारा ध्यान आरजू पर था। इनका अलग अलग कमरे में सोना घर में किसी से भी छुपा बना था। घर में सबको पता था कि आरजू और अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर चुका था, अब सब कुछ ठीक होने लगा था, सवाए आरजू और ऑन के। अम्मी ने आज इन दोनों से बात करने के बारे में सोचा तो बाबा ने मना कर दिया। इनका कहना था कि तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, वो इन दोनों का मसला वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। वो रात 12:30 बजे के करीब वापस आया। ड्यूटी की वजह से आज वो बहुत लेट हो गया था। इसका इरादा चुपचाप कमरे में जाकर सोने का था। जब वो दबे पाँव अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब अचानक लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब ऊंची आवाज़ में गाना गाते हुए कमरे से बाहर निकले। हैप्पी बर्थडे डियर ऑन, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके साथ आरजू हाथ में केक थामे इसके करीब आई। ऑन को याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन इसकी फैमिली को याद था। शायद इससे पहले ऑन ने अपनी फैमिली के साथ इस तरह की कोई खुशी मनाई हो। सबसे पहले जुबैदा ने इसका चेहरा चूमकर इसे मुबारकबाद दी, फिर इसे गले लगाया। आरजू ने फिलहाल सिर्फ इसे हैप्पी बर्थडे कहा, जबकि इसकी उम्मीद के बरक्स उमर भी यही था। जल्दी केक काट, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसके केक के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। समीर ने छुरी इसके हाथ में पकड़ाते हुए ज़बरदस्ती केक कटवाना चाहा, जबकि ऑन मुकम्मल नखरे दिखाने के मूड में था। फिर आखिरकार इसने समीर की दहाई सुनते हुए केक काटा। वो सबको केक खिलाने के बाद एक छोटा सा पीस इसके मुंह में डाला। अबे केक खिलाने की भी रिश्वत लेगा क्या? वो ज़बरदस्ती इसके हाथ से केक खाते हुए बोला, जबकि इनकी हरकतों पर सब घर वाले के कह के बुलंद हो रहे थे। चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग जाओ और सो जाओ, सुबह हम ऑन की बर्थडे पार्टी करेंगे। बाबा ने सबको अपने कमरे की तरफ भेजा तो ऑन दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। ऑन जी, हमारा कमरा इस तरफ है, आरजू ने इसे पीछे से आवाज़ देकर पुकारा, जबकि बाबा अम्मी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुस्कुराए। वो बिना कुछ बोले इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। और बिना कुछ बोले बेड पर लेट के ऐसे लग रहा था आरजू अब भी इससे नाराज़ है। आप मुझसे नाराज़ हैं? आरजू इसके करीब बैठकर पूछने लगी। मैं नहीं तो मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? नाराज़ तो तुम हो मुझसे। इतने दिनों से कितनी कोशिश कर चुका, पर तुम तो मानती नहीं। आरजू किस तरह से अपने करीब आने पर उठकर बैठ गया। आपको क्या लगा ऑन जी, मैं आपसे नाराज़ हूँ? मैं आपसे नाराज़ नहीं थी। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि ये लोग आपके अपने, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपसे दूरी इन्हें तकलीफ़ पहुँचा रही है। मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर रही थी ताकि इन सब से बातें कर सके। मैं जानती थी कि आप मुझे यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे फैसला किया कि मैं आपसे नाराज़ हो जाती हूँ।
मेरी नाराज़गी की वजह से आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। मैं जानती थी कि आप पप्पो की मजबूरी को समझेंगे। ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ओन जी। आपने देखा ना, आरजू ने यकीन से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ आरजू, ये सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो। अब ये मुझे ये जानना है। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो इसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला तो वो नजरें झुका के। नहीं आरजू, अब ये नज़रें झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं। आज तो तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ऑन बात जीत हुआ तो वो इसके सीने में सर छुपा गई। हाँ जी मम, ये अभी मेरा गंदा सा बच्चा आया था, अभी इतनी फर्माबरदारी से दरवाज़ा बंद करके जा रहा ना कि जिससे इस तो ज़्यादा फर्माबरदार कोई दुनिया से पैदा नहीं हुआ। हाँ हाँ बाय। अच्छा, तो ऑन बात जीत हुआ तो इसके सीने में सर छुपा गई। मेरी खुद साख्ता बनाए के फ़ैसले की वजह से मैंने अपना बच्चे खो दिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज भी तुम ना बुलाती तो मैं मर जाता। और ने से मज़ीद खुद में समेटते हुए शिद्दत से कहा था। अर्जुन ने अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। आप जब इस तरह से बातें करते तो मेरा दिल करता है मैं आपका कान पकड़ के बाबा के पास लेके जाऊँ और बहुत सारी डांट पड़वाऊँ। अर्जुन ने कहा तो मुस्कुराया। सुबह ले जाना, इस वक्त मुझे खुद से प्यार करने दो। बहुत तड़पाऊँ तुम्हारे बगैर। वो इसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो अर्जुन ने शर्मा कर अपना आप इसको सौंप दिया। आई लव यू आरज़ू, मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इसका नाजुक वजूद खुद में समेटते हुए इसे किसी और दुनिया में ले जाने लगा और आरज़ू इसकी शिद्दत में पिघलती सिर्फ इसी की होकर रह गई। चलो जी, हैप्पी एंडिंग। हुन 2 साल बाद 2 ईयर्स लेटर अपने चेहरे पर नरम लमस महसूस करते हैं उनकी आंखें खुल गई। इसने बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी सी परी को देखा जिसे आरज़ू भी बेड पर छोड़कर गई थी और उनको जागते देखकर अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खिलखिलाकर मुस्कुराई। और ने करीब से दूध की बोतल उठाई, फिर से उठाकर अपनी गोद में रखा। क्योंकि इसकी गुड़िया के नाश्ते का वक्त हो चुका था, और कभी इसके चेहरे को चूमता तो कभी नन्हे हाथों को। उनको खुद भी ना पता चला कि छोटी सी जान कभी इसकी जान में बन गई थी। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिसे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला था। ऑन फ्रेश होकर अपनी परी को उठाकर नीचे आया तो समीर का बेटा, जिसने अभी भी चलना शुरू किया था, ज़ुबैदा का दुपट्टा थामे इसके पीछे चल रहा था। इसने अपनी परी को समीर की गोद में रखा और आहिल समीर का बेटा उठाकर अपने करीब किया, जबकि इसकी हरकत इसकी नन्ही परी को पसंद न आई, जिस पर अपने मुंह के डिज़ाइन बनाती रोना शुरू कर चुकी थी। हाय, बच्चों में जलसी बड़ी होती है। ओ यार ऑन, मेहरबानी करो, तुम अपनी लाडली को संभालो, मैं अपने बेटे को संभालूंगा, समीर ने से रोते हुए देखकर कहा। कभी कभी तुम्हारी बेटी को देखकर सोचता हूँ ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास नहीं आने देती तो तुम्हारी दूसरी औलाद को क्या आने देगी। ऑन के उठाती वो चुप हो गई, जबकि इसकी बात सुनकर आरज़ू सोच में पड़ चुकी थी। परी सोई तो ऑन ने इसे उठाकर बेबी कॉट में रखा। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिस पर वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। ऑन जी, आरज़ू की पुकार पर लैपटॉप में मसरूफ़ इसकी तरफ मतवजा हुआ। जी ऑन जी की जान। वो इसके करीब हुआ। परी आपसे बहुत प्यार करती है, अगर हमारा कोई और बेबी हुआ तो मुझे अकेला पालना पड़ेगा। आरज़ू ने मासूमियत से पूछा। ऑन खिलकर मुस्कुराया। क्या वो हम दोनों का बच्चा होगा? क्यों, वो हम दोनों का बच्चा होगा, हम दोनों इसे पालेंगे। वो इसे मज़ीद खुद से करीब करते हुए बोला। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं? ऑन ने शरारत से कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आपकी लाडली आपको मेरे साथ शेयर नहीं करती तो हमारे दूसरे बच्चे के साथ क्या करेगी? और आप भी तो इसे इतना प्यार करते हैं कि शायद इतना प्यार हमारे दूसरे बच्चे को दे सके। तुम इतना मत सोचा करो, फिक्र मत करो, मैं अपने 20 बच्चों को एक साथ एक जैसा प्यार दे सकता हूँ और इसके बाद तुम्हारे लिए भी मज़ीद प्यार का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जो आप भाई दो फिटे मुँह तेरे थे, जा के किसी पासे ना तू 2 क्रिकेट टीम अपना अंदर आते तो बैठा हो यहाँ। ऑन शरारत से कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और एक हाथ से लाइट ऑफ कर दी। 20 बच्चे? अंधेरे में से आरज़ू की सहमी आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उनका ज़िंदगी से भरपूर कहकर बेसाख्ता था। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आज तो स्पेशल ये दुआ कीजिएगा कि अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है घंटा लगा के, वो सही बनी हो, क्योंकि ना मुझे ना कोई 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद पता चला कि मेरी हैंड फ्री उसमें लगी नहीं हुई थी। तो अब पता नहीं वो कैसी रिकॉर्डिंग हुई है, तो अभी वो मुझे देखना पड़ेगा। तो जे ना हुई थी मेरे वास्ते मौत है दोबारा रीड करना। तो लेकिन कोई नहीं, देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए कड़वा घूंट भर लूँगी कि क्या होता है। तो तब तक के लिए आप ऐसा करें, मुझे भी इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर चैनल में सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं नवा नावल वो वाला शुरू करूँगी, नहीं तो दूसरे शुरू कर देने मैंने। जो है ना यार, आप लोग को तो मैंने बताया ही नहीं है। हाय हाय, मुझे भी याद ही नहीं रहा कि आज मैंने वो अपलोड करनी थी ना स्नीक उसकी, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप होता आपका, लेकिन मैंने याद ही नहीं रहा। आज मैंने सारा दिन कभी उधर जाया तो कभी बच्चे आए हुए थे, फिर मैं सो गई, फिर मैं सो के उठी हूँ। तो उसके बाद मैंने ना अपनी एक
निकम्मी दोस्त को फ़ोन करना था, मैसेज किया, उन्हें मैंने मगरब का इंतज़ार च बिठाया तो हुण मैं मुँह नहीं लाना, उन्हें मेरे मैंने उसको जवाब नहीं देना, अब वो दफ़ा हो जाए। तो वो फिर मैंने एक दो काम करने थे वो किए हैं, उसके बाद मैं वेली घूम रही हूँ। लेकिन अभी मैंने आज रिकॉर्डिंग भी पहले बैठ के कर ली, लेकिन मेरे लिए इस टाइम रिकॉर्डिंग करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कभी कोई आना जाना और डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो फिर खैर मैं आपको इतनी लंबी स्टोरी सुना दी, तो मुझे भी इजाज़त है, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।